हेलो नमस्कार। मैं हूं डॉक्टर संतोष पांडे, असिस्टेंट प्रोफेसर हिंदी विभाग, फिरोज़ गांधी कॉलेज रायबरेली। मैं अपने यूट्यूब चैनल स्टडी इंडिया पर अपने सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत करता हूं और इस क्लास में उन विद्यार्थियों का विशेष स्वागत है जिनके लिए मैं ये क्लास रिकॉर्ड कर रहा हूं, यानी बीए सेकेंड ईयर के छत्रपति साहू जी महाराज विश्वविद्यालय बीए द्वितीय वर्ष हिंदी साहित्य के सभी विद्यार्थियों का एक बार पुनः मैं स्वागत करता हूँ। आपको मालूम है कि मैं एग्ज़ाम स्पेशल वीडियो सीरीज के अंतर्गत बीए सेकेंड ईयर के लिए कुछ लेक्चर्स तैयार कर रहा हूं। उनमें से मैंने मैथिली शरण गुप्त पर आपको पार्ट 1 लेक्चर प्रोवाइड करवा दिया है। उम्मीद करता हूं कि आप उसे पढ़ रहे होंगे। आज मैं मैथिली शरण गुप्त का पार्ट 2 रिकॉर्ड कर रहा हूं और मैथिली शरण गुप्त का पार्ट 2 ये अंतिम पार्ट होगा मैथिली शरण गुप्त जी के पर। उसके बाद फिर मैं किसी दूसरे कवि को लूँगा और उस पर अपनी बात रखूँगा। तो चलिए, जहाँ से मैंने कल क्लास को समाप्त किया था मैथिली शरण गुप्त पार्ट 1 को, उसी के आगे से अपनी बात मैं शुरू करता हूँ। पहले हम कुछ रचनाएं देख लेते हैं गुप्त जी की और उसके बाद फिर कुछ आगे बात करते हैं। देखिए, इनकी एक रचना है स्वदेश संगीत। क्या? स्वदेश संगीत। ये 65 कविताओं का एक संग्रह है और यह तत्कालीन जो राष्ट्रीय आंदोलन चल रहे थे उनसे प्रेरित होकर के लिखा गया है। फिर इनकी रचना और है झंकार। ये इसमें गुप्त जी ने अपने आध्यात्मिक विचारों को प्रकट किया है, यानी गुप्त जी की ये रहस्यवादी रचना है। अगर पूछा जाएगा कि गुप्त जी की रहस्यवादी रचना कौन सी है तो वो कौन सी है? झंकार। अगली रचना को हम ले लेंगे तो ये रचना है विश्व वेदना। विश्व वेदना में क्या है? ये जो पूरी दुनिया है ये युद्धों से परेशान है, तो युद्धों से परेशान इस पूरी दुनिया की जो वेदना है उस वेदना को इस विश्व वेदना में बयान किया गया है और ये गीत काव्य है, यानी गाए जाने वाला काव्य है। इसमें करुण रस की प्रधानता है। करुण रस की प्रधानता जाहिर सी बात है होगी ही, जब वेदना की बात चल रही है तो वेदना करुण रस दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। अगले ग्रंथ की हम बात करते हैं तो ये है अंजलि और अर्ध्य। अंजलि और अर्ध्य ये है महात्मा गांधी की जब मौत हो जाती है तो उसके कारण मैथिली शरण गुप्त जी बहुत शोक विह्वल हो जाते हैं और महात्मा गांधी जी के प्रति उनके हृदय से जो उद्गार निकलते हैं उन उद्गारों को अंजलि और अर्ध्य में समाहित किया गया है। फिर है अगली रचना इनकी भूमि भाग। भूमि भाग रचना में आप जानते हैं कि विनोबा भावे को जानते होंगे आप। विनोबा भावे का भूदान आंदोलन जानते होंगे, भूदान यज्ञ। तो विनोबा भावे के भूदान यज्ञ एवं सामाजिक सांस्कृतिक गीतों का ये संग्रह है भूमि भाग। अब इसके बाद है एक कविता, इनकी रचना है उच्छ्वास, नाम है उसका। उच्छ्वास जो शोक गीतों का संग्रह है। किसका? शोक गीतों का संग्रह है। फिर अगर हम और किसी रचना की बात करें तो इनकी रचना है एक अनघ। अनघ रचना जो है वो बौद्ध संस्कृति पर आधारित है। इनकी एक रचना और है चंद्रहास। ये पौराणिक नाटक है, चंद्रहास उस पर आधारित है। तो इस प्रकार से ये कुछ रचनाएं हुई जिन पर मैंने आपसे बात की। उसके अतिरिक्त जो रचनाएं मैं पीछे आपसे बात कर चुका हूँ उसके अतिरिक्त ये कुछ रचनाएं थीं। अब अगर हम आगे चलें मैथिली शरण गुप्त जी के ऊपर कुछ बात करें तो मैथिली शरण गुप्त ने अपने आप को कौटुंबिक कवि मात्र कहा है। क्या कहा है? कौटुंबिक कवि मात्र। किसने कहा है? मैथिली शरण गुप्त ने स्वयं अपने आप को कहा है कौटुंबिक कवि मात्र। आप जानते हैं कि जब भारत भारती इन्होंने लिखी, जिससे इनकी पूरी प्रसिद्धि हुई, तो भारत भारती जब लिखने पर महात्मा गांधी जी ने इन्हें राष्ट्र कवि की उपाधि से नवाजा। किसने नवाजा? महात्मा गांधी जी ने भारत भारती लिखने पर मैथिली शरण गुप्त जी को राष्ट्र कवि की उपाधि दी। और मैथिली शरण गुप्त जी की रचना भारत भारती जो है, इसने देश प्रेम की जो अलख जगाई वो अद्भुत थी। पूरे देश में देश प्रेम की एक धूम सी मच गई थी भारत भारती को पढ़ने और सुनने के बाद। साकेत की हम कुछ और बात कर लें तो साकेत जो है वो
रामायण और रामचरितमानस पर आधारित है। रामायण और रामचरितमानस में जिन घटनाओं का वर्णन किया गया है उन्हीं घटनाओं और कथाओं से ये प्रेरित है। और इसके नवम सर्ग में उर्मिला का विरह वर्णन है। साकेत को डॉक्टर नगेंद्र ने जनवादी काव्य कहा है और डॉक्टर विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने एकार्थ काव्य कहा है। दो लोगों ने साकेत के बारे में टिप्पणी की है, बहुत लोगों ने साकेत के बारे में टिप्पणी की है, लेकिन मैं यहाँ पर कुछ लोगों को ले रहा हूँ। डॉक्टर नगेंद्र ने जनवादी काव्य कहा है इसे, और विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने इसे क्या कहा है, एकार्थ काव्य कहा है। गुप्त जी की रचना है पंचवटी, जिसकी मैंने कुछ पंक्तियां कल आपको सुनाई थी। तो पंचवटी को डॉक्टर प्रभाकर श्रोत्रिय, एक बड़े कवि और आलोचक हैं, डॉक्टर प्रभाकर श्रोत्रिय ने पंचवटी जी को गुप्त जी की सर्वश्रेष्ठ रचना माना है। क्यों मानते हैं? वे कहते हैं इसका जो शिल्प विधान है वो बहुत अद्भुत है और बहुत सघन है, और ये छायावाद युग की रचना है। हालांकि महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम से द्विवेदी युग चला, उस द्विवेदी युग के कवि हैं मूल रूप से मैथिली शरण गुप्त जी, लेकिन पंचवटी जो रचना है वो उस पर छायावादी प्रभाव है और वो छायावाद युग की रचना है। अगर हम गीतों की दृष्टि से बात करें, प्रगीत की दृष्टि से, तो गुप्त जी की रचना है एक झंकार, वो एकदम से स्पेशल रचना कही जाएगी, यानी विशिष्ट रचना है। प्रगीत की दृष्टि से अगर हम बात करें तो मैथिली शरण गुप्त की रचना जो झंकार है वो स्पेशल है और अति विशिष्ट है। गुप्त जी ने मार्क्स की जो पुत्री थी उनका नाम था जैनी। जैनी, जा में ए की मात्रा और बड़ी नी, ना में बड़ी की पाई, जैनी। तो मार्क्स की पुत्री जैनी पर गुप्त जी ने एक काव्य लिखा था, उसका नाम है जयनी, जयनी। मार्क्स की जो बेटी हैं उनका नाम है जैनी, जा में ए की मात्रा और ना में बड़ी की मात्रा, जैनी। और जो शीर्षक, जिस शीर्षक से इन्होंने काव्य लिखा जैनी के ऊपर, उसका नाम है जयनी, जयनी। आगे हम बात करें तो विष्णु प्रिया की रचना गुप्त जी को कहाँ से मिली, तो इस बारे में ये प्रसिद्ध है कि विष्णु प्रिया रचना की प्रेरणा गुप्त जी को प्रसिद्ध उद्योगपति जय दयालु जी डालमिया से मिली थी। जब एक सम्मेलन में उनसे कहा गया था कि उर्मिला और यशोधरा के बाद आप चैतन्य महाप्रभु की गृहिणी, यानी चैतन्य महाप्रभु की पत्नी विष्णु प्रिया पर भी लिखें, यानी उर्मिला और यशोधरा पर लिख चुके थे गुप्त जी, तो उद्योगपति जयदयालु जी डालमिया ने इनसे आग्रह किया कि आप महाप्रभु चैतन्य की जो पत्नी विष्णु प्रिया जी हैं उन पर भी कुछ लिखिए। तब विष्णु प्रिया की रचना गुप्त जी ने की। गुप्त जी की एक रचना और है जो अतुकांत रचना है। हालांकि गुप्त जी ने अपनी सभी रचनाएं तुकांत रचनाएं की हैं, लेकिन मेघनाथ बध रचना है गुप्त जी की जो अतुकांत रचना है। गुप्त जी की द्वापर, साकेत, यशोधरा, विष्णुप्रिया और पंचवटी, ये कुछ ऐसी रचनाएं हैं। कौन कौन सी? द्वापर, साकेत, यशोधरा, विष्णुप्रिया और पंचवटी ऐसी रचनाएं हैं जिसमें गुप्त जी ने नारी विरह का वर्णन किया है, नारी की वेदना का वर्णन किया है, नारी की महिमा का वर्णन किया है। इन रचनाओं में नारी की विरह वेदना, नारी की महिमा और नारी के अन्यान्य पक्षों को लेकर के गुप्त जी ने इस पर बात की है। राष्ट्रभाषा के संदर्भ में गुप्त जी महावीर प्रसाद द्विवेदी के ऋणी हैं, लेकिन राष्ट्रीय भावना के लिए वे ऋणी हैं महात्मा गांधी जी के। आप जानते हैं उस दौरान ये दो बड़े लोग थे। महावीर प्रसाद द्विवेदी जी राष्ट्रभाषा के लिए काम कर रहे थे और महात्मा गांधी जी राष्ट्रीय भावना को मोटिवेट करने के लिए कार्य कर रहे थे। तो गुप्त जी की रचनाओं में जो भाषा के प्रति ललक दिखाई पड़ती है, खड़ी बोली को प्रयोग करने की जो ललक दिखाई पड़ती है, वो ललक कहाँ से मिली है? वो मिली है आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी से। और गुप्त जी की रचनाओं में जो राष्ट्रीय भावना दिखती है वो उन्हें प्राप्त होती है महात्मा गांधी से।
एक बात यहाँ पर ध्यान रख लेना जरूरी है कि राष्ट्रभाषा से संबंधित गुप्त जी को जो नीति थी या महावीर प्रसाद द्विवेदी जी की जो नीति थी, वो नीति उस समय के जो तत्कालीन बाद में जो भारत के पहले प्रधानमंत्री बने पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की जो भाषा नीति थी उससे गुप्त जी की भाषा नीति का कोई तालमेल नहीं था। एक प्रकार से दोनों लोगों की भाषा नीति एक दूसरे की विरोधी थी। बाद में क्या हुआ कि मछली शरण गुप्त जी को भारतीय संसद के सदस्य के जब ये रूप में रहे तो इन्हें पद्म भूषण, एक पुरस्कार आप जानते हैं पद्म भूषण पद्मश्री, तो पद्म भूषण से इनको नवाजा गया। कब? जब ये भारतीय संसद में एक सदस्य के रूप में रहे और राष्ट्रकवि के रूप में भी ये जाने गए, तो उसी दौरान इन्हें पद्म भूषण से भी नवाजा गया। मैथिली शरण की रचना भी हमने पीछे नाम लिया, मधुसूदन बंगला कवि हैं मधुसूदन दत्त, उनकी रचनाओं का अनुवाद इन्होंने किया है। किस नाम से? मधुप नाम से। मैथिली शरण गुप्त ने बांग्ला कवि मधुसूदन दत्त की रचनाओं का अनुवाद मधुप नाम से किया है। गुप्त जी को कई उपाधियां भी दी लोगों ने। अंत्यानुप्रास का स्वामी कहा जाता है गुप्त जी को। अंत्यानुप्रास, अनुप्रास का एक प्रकार है अंत्यानुप्रास, तो गुप्त जी को अंत्यानुप्रास का स्वामी कहा जाता है। गुप्त जी जेल भी गए। कब गए? 1942 में ये राजनीति में बहुत सक्रिय हुए और वहाँ फिर ये जेल गए। लेकिन जेल जाने के बाद 1954 ईस्वी में इन्हें राज्यसभा का सदस्य मनोनीत किया गया था। 1942 में राजनीति से प्रेरित होकर के ये जेल गए राष्ट्रीय आंदोलनों के तहत अंतर्गत, और फिर बाद में 1954 में इन्हें राज्यसभा का सदस्य मनोनीत किया गया। गुप्त जी का जो सांसद आवास था जहाँ पर रहा करते थे, उसे एक विशेष नाम दिया गया था। उसे सब कहते थे दद्दा का दरबार। क्या? दद्दा का दरबार। गुप्त जी का जो सांसद आवास था उसे दद्दा का दरबार कहा जाता था। और डॉक्टर नगेंद्र, जिनकी सबसे प्रसिद्ध पुस्तक है हिंदी साहित्य का इतिहास, जिसे आप सब लोग पढ़ते हैं, आगे पढ़ेंगे, वे इस दरबार में आने वाले एकदम स्थायी सदस्य के रूप में थे। मतलब लगभग आए दिन और परमानेंट दद्दा के दरबार में गुप्त जी की हाजिरी लगती थी और यहाँ आकर के सब लोग अपनी बातचीत रखते थे। अगर इनके अलावा हम बात करें तो काका कालेलकर, बनारसीदास चतुर्वेदी, रामधारी सिंह दिनकर, सच्चिदानंद हीरानंद वत्सायन अज्ञेय, हजारी प्रसाद द्विवेदी, बालकृष्ण शर्मा नवीन, जगदीश चंद्र माथुर, ये लोग भी आए दिन दद्दा के दरबार में आया करते थे और अपनी बातचीत वहाँ पर रखा करते थे। महात्मा गांधी जी ने गुप्त जी को राष्ट्रकवि की उपाधि दी थी। उसी राष्ट्रकवि की उपाधि देने के बाद लोग प्यार से इन्हें क्या कहने लगे? दद्दा कहने लगे। दद्दा जो था ये एक आत्मीय संबोधन से भरा हुआ नाम था, इसलिए माखनलाल चतुर्वेदी, अमृतलाल नागर बंधु और मैथिली शरण गुप्त दद्दा के नाम से प्रसिद्ध है। माखनलाल चतुर्वेदी को क्या कहते थे लोग? दादा। अमृतलाल नागर को क्या कहते थे? बंधु। और मैथिली शरण गुप्त क्या कहते थे? दद्दा। ये तीन लोग समकालीन हैं। इन तीनों लोगों के अलग अलग नाम थे। एक का नाम था दादा, एक का नाम था बंधु और एक का नाम है दद्दा। हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर सत्येंद्र और पंडित शांति प्रिय द्विवेदी, ये तीन लोग ऐसे हैं जिन्होंने गुप्त जी को राष्ट्रकवि माना है। कई इसमें विरोधाभास भी रहे हैं, लेकिन हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर सत्येंद्र और शांति प्रिय द्विवेदी, इन्होंने गुप्त जी को राष्ट्रकवि माना है। गुप्त जी के एक छोटे भाई भी थे, वे भी बड़े कवि थे। उनका नाम था सियाराम शरण गुप्त। तो इन दोनों भाइयों में आप समझ लीजिए राम लक्ष्मण की जोड़ी जैसी थी दोनों भाइयों की, सियाराम शरण गुप्त जी की और मैथिली शरण गुप्त जी की। वासुदेव शरण अग्रवाल ने गुप्त जी को युग कवि कहा।
किसने? वासुदेव शरण अग्रवाल ने गुप्त जी को युग कवि कहा। अज्ञेय ने क्या कहा? अज्ञेय ने गुप्त जी को अपना काव्य गुरु स्वीकार किया था। सच्चिदानंद हीरानंद वात्सायन जी ने, अज्ञेय जी ने मैथिली शरण गुप्त को अपना क्या स्वीकार किया था? काव्य गुरु स्वीकार किया था। और मैथिली शरण गुप्त ने अपना काव्य गुरु को स्वीकार किया था महावीर प्रसाद द्विवेदी जी को। साकेत और यशोधरा ये गुप्त जी के दो बड़े प्रबंध काव्य हैं और इन दोनों में काव्यत्व का पूरा विकास हुआ है, पर प्रबंधत्व में थोड़ी कमी है, ऐसा कहते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल। फिर सुनते हैं इसको। रामचंद्र शुक्ल क्या कहते हैं कि साकेत और यशोधरा गुप्त जी के दो बड़े प्रबंध हैं, दोनों में काव्यत्व का पूरा विकास है, पर प्रबंधत्व में कमी है, ऐसा कहते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल। डॉक्टर मोहन अवस्थी क्या कहते हैं इनके बारे में? कहते हैं कि मैथिली शरण गुप्त जी ने 21 प्रबंध काव्य लिखे, जिसमें 2 महाकाव्य साकेत एवं जय भारत हैं व शेष खंड काव्य हैं। इनकी अलग दृष्टि है। 21 प्रबंध काव्य लिखे मोहन अवस्थी जी कहते हैं, जिसमें 2 महाकाव्य हैं। ये सिर्फ 2 को ही महाकाव्य मानते हैं, एक साकेत को और दूसरे जय भारत को, और बाकी सबको ये क्या मानते हैं? खंड काव्य मानते हैं। रामचंद्र शुक्ल जी की अगली हम बात देखें तो कहते हैं गुप्त जी वास्तव में सामंजस्यवादी कवि हैं। गुप्त जी वास्तव में सामंजस्यवादी कवि हैं, प्रतिक्रिया का प्रदर्शन करने वाले अथवा मद में झुमाने वाले कवि नहीं हैं। सब प्रकार की उच्चता से प्रभावित होने वाला हृदय उन्हें प्राप्त है। प्राचीन के प्रति पूज्य भाव और नवीन के प्रति उत्साह दोनों इनमें है, ये कहते हैं, ऐसा कहते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी। क्या कहते हैं? फिर सुनते हैं एक बार। गुप्त जी वास्तव में सामंजस्यवादी कवि हैं, प्रतिक्रिया का प्रदर्शन करने वाले अथवा मद में झुमाने वाले कवि नहीं हैं। सब प्रकार की उच्चता से प्रभावित होने वाला हृदय उन्हें प्राप्त है। प्राचीन के प्रति पूज्य भाव और नवीन के प्रति उत्साह दोनों ही इनमें है। तो कुछ विशेष बड़े आलोचक हैं जिनकी ऐसी राय है मैथिली शरण गुप्त जी के बारे में। अब हम बात करेंगे आपके सिलेबस में मैथिली शरण गुप्त जी की जो रचना है वो है साकेत का 8वां सर्ग, साकेत का 8म सर्ग। तो साकेत के 8म सर्ग से कुछ महत्वपूर्ण पंक्तियां मैं आपको बता रहा हूं, इन्हें आप ध्यान रखेंगे। ये एग्जामिनेशन में पूछी जा सकती हैं कि ये पंक्तियां कहाँ से ली गई हैं या इन पंक्तियों के रचनाकार का नाम बताइए। मैं 8म सर्ग की बात कर रहा हूँ। 8म सर्ग में कुछ पंक्तियों को मैं आपको सुना रहा हूँ, उन्हें आप जरा ध्यान रखेंगे। चल चपल कमल निज चित्रकूट चल देखें, चल चपल कमल निज चित्रकूट चल देखें, प्रभु चरण चिन्ह पर सफल भाल लिपि लेखें, संप्रति साकेत समाज वहीं है सारा, संप्रति साकेत समाज वहीं है सारा, सर्वत्र हमारे संग स्वदेश हमारा। यों देख रहे थे राम अटल अनुरागी, यों देख रहे थे राम अटल अनुरागी, योगी के आगे अलख ज्योति ज्यों जागी, योगी के आगे अलख ज्योति ज्यों जागी। निज सौंध सदन में उटज पिता ने छाया, निज सौंध सदन में उटज पिता ने छाया, मेरी कुटिया में राज भवन मन भाया। क्या सुंदर लता बितान तना है मेरा, पुंजाकृति गुंजित कुंज घना है मेरा। प्रहरी निर्झर परिखा प्रवाह की काया, मेरी कुटिया में राज भवन मन भाया। निधि खोले दिखला रही प्रकृति निज माया, मेरी कुटिया में राज भवन मन भाया। नाचो मयूर नाचो कपोत के जोड़े,
नाचो कुरंग तुम लो उड़ान के तोड़े, आओ कलाप निज चंद्र कला दिखलाओ, कुछ मुझसे सीखो और मुझे सिखलाओ। तितली तूने ये कहाँ चित्रपट पाया, मेरी कुटिया में राजभवन मन भाया। ओ निर्झर झरझर नाद सुनाकर झड़ तू, पथ के रोड़ों में उलझ सुलझ बढ़ अण तू। ओ उत्तरीय उड़मोद पयोद घुमड़ तू, हम पर गिरि गदगद भाव सदैव उमड़ तू। ओ भोली कोल किरात भिल्ल बालाओं, मैं आप तुम्हारे यहाँ आ गई आओ। निश्चिंत रहे जो करे भरोसा मेरा, निश्चिंत रहे जो करे भरोसा मेरा, बस मिले प्रेम का मुझे परोसा मेरा। गौरव क्या है जनभार वहन करना ही, सुख क्या है बढ़कर दुख सहन करना ही। हाँ ठहरो बस विश्राम प्रिय लो थोड़ा, हे राज लक्ष्मी तुमने न राम को छोड़ा। श्रम करो स्वेद जल स्वास्थ्य मूल में ढालो, पर तुम यति का भी नियम स्वगति से पालो। बैठी है सीता सदा राम के भीतर, जैसे विद्युत द्युति घनश्याम के भीतर। प्राणेश्वर उपवन नहीं किंतु यह वन है, बढ़ते हैं बिटपी जिधर चाहता मन है। बंधन ही का तो नाम नहीं जनपद है, देखो कैसा स्वच्छंद यहाँ लघु नद है। जब हम सोने को ठोक पीट गढ़ते हैं, तब मान्य मूल्य सौंदर्य सभी बढ़ते हैं। सोना मिट्टी में मिला खान में सोता, तो क्या इससे कृतकृत्य कभी वह होता। जो संग्रह करके त्याग नहीं करता है, जो संग्रह करके त्याग नहीं करता है, वह दस्यु लोक धन लूट लूट धरता है। मैं आर्यों का आदर्श बताने आया, जन सम्मुख धन को तुच्छ जताने आया। सुख शांति हेतु मैं क्रांति मचाने आया, विश्वासी का विश्वास बचाने आया। मैं आया उनके हेतु की जो तापित हैं, जो विवश विकल बलहीन दीन शापित हैं। हो जाएं अभय वे जिन्हें कि भय भासित हैं, जो कौड़प कुल से मूक सदृश शासित हैं। मैं आया जिसमें बनी रहे मर्यादा, बच जाए प्रलय से मिटे न जीवन सादा। सुख देने आया दुख झेलने आया, मैं मनुष्यत्व का नाट्य खेलने आया। संदेश यहाँ मैं नहीं स्वर्ग का लाया, इस भूतल को ही स्वर्ग बनाने आया। मैं दूंगा अब आर्यत्व इन्हें निज कर से, चल दंडक वन में शीघ्र निवास करूंगा। निज तपोधनों के विघ्न विशेष हरूंगा। जब आप पिता के वचन पाल सकते हैं, तब माँ की आज्ञा भरत टाल सकते हैं। मानस के मोती यों न बिखेरो आओ, उपहार रूप यह हार मुझे पहनाओ। सब सुन ले तुमने स्वयं अभी यह माना, हाँ जनकर भी मैंने न भरत को जाना। यह सच है तो फिर लौट चलो घर भैया, अपराधिन हूँ मैं तात तुम्हारी मैया। माता न कुमाता पुत्र कुपुत्र भले ही, कहते आते थे यही अभी नरदेही। अब कहें सभी यह हाय विरुद्ध विधाता, हैं पुत्र पुत्र ही रहे कुमाता माता। 100 बार धन्य वह एक लाल की माई, जिस जननी ने है जना भरत सा भाई। कुछ और पंक्तियां हैं
ये अंतिम पंक्तियां हैं 2-4 कि मेरे उपवन के हरिण आज वनचारी, बहुत इंपॉर्टेंट पंक्ति है ये। मेरे उपवन के हरिण आज वनचारी, मैं बांध न लूंगी तुम्हें तजो भय भारी। गिर पड़े दौड़ सौमित्र प्रिया पद तल में, वह भींग उठी प्रिय चरण धरे दृग तल में, दृग जल में। वह भींग उठी प्रिय चरण धरे दृग जल में। वन में तनिक तपस्या करके बनने दो मुझको निज योग्य। भाभी की भगनी तुम मेरे अर्थ नहीं केवल उपभोग्य। हा स्वामी कहना था क्या क्या कह न सकी कर्मों का दोष। पर जिसमें संतोष तुम्हें हो मुझे उसी में है संतोष। ये कुछ प्रसिद्ध पंक्तियाँ थीं महर्षि गुप्त जी के साकेत के अष्टम सर्ग से, जो आपके सिलेबस में निर्धारित है। ये पंक्तियाँ आपसे पूछी जा सकती हैं किसने लिखी हैं या किस सर्ग में हैं। तो इस प्रकार से महर्षि गुप्त के 2 पार्ट में मैंने अपनी सारी बातें लगभग कह दी हैं, जितना मुझे समझ में आया। बाकी आप भी पढ़ते लिखते रहिए, क्लासेस को सुनते रहिए। 3 से 4 बार 5 बार वीडियो को सुनिए, कान में लगाइए, आराम से सुनते रहिए, और हमें लगता है कि उम्मीद है कि आपका सारा काम हो जाएगा। तो चलिए किसी और वीडियो में आपसे हमारी मुलाकात आगे होगी। तब तक के लिए नमस्कार।